जय हिंद। नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम कर रहे हैं आज की क्लास में होम मैनेजमेंट। सुबह मॉर्निंग में भी हमारी होम मैनेजमेंट की ही क्लास हुई थी, जो सुबह 9 बजे की होती है। और उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिविज़न कर लेते हैं, देन चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो रिविज़न से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और जितने भी हमारे लर्नर्स हैं उन सभी के पास इस क्लास को शेयर करें, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप सभी जो है हमें सपोर्ट कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए। बताइए फीडबैक के माध्यम से आपको क्लास कैसी लगती है, जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाता है या फिर जो भी मैं समझाती हूँ आपके समझ में आता है या नहीं। फ्रेंड्स, फीडबैक देना बहुत ही आवश्यक है, जिससे कि पता लगे कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। आप सभी जानते हैं, हमारा जो जितने भी हमारे पुराने व्यूवर्स हैं उन सभी को पता ही होगा कि हमारा जो सीरीज़ था क्लास 6 से 12 की हमने सीरीज़ की है, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उस बहुत ही अच्छी सीरीज़, मतलब बहुत ही मेहनत के साथ हमने उस सीरीज़ को किया हुआ है। तो अगर आप ने कभी भी होम साइंस नहीं पढ़ा है और होम साइंस में अभी कुछ करना चाहते हैं, होम साइंस अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो आप जाइए। बेसिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सीरीज़ को देखिए, अच्छे से आपको समझ में आएगी। आपकी सीरीज, आपकी बेसिक्स में तो वो सीरीज़ आपकी काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। बट जो है सीरीज़ देखने से पहले आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराएगी। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि एक ही प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लास मिल गई है, मिक्सअप नहीं, हर क्लास वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया। और अभी हमने स्टार्ट किया है होम साइंस का होम मैनेजमेंट और फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस। तो अल्टरनेटिव डेज पे हम फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस और मैनेजमेंट की क्लास करते हैं। तो आज जैसा कि हमने आपको बताया, हमारी मैनेजमेंट की क्लास है। तो देखते हैं मॉर्निंग में हमने क्या पढ़ा। तो मॉर्निंग में फ्रेंड्स हमने देखा लक्ष्य की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गोल्स क्या होते हैं। उसमें कई सारे पॉइंट्स हमने इसके अंतर्गत किए थे। तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, थोड़ा पढ़ा था, पर बहुत इंपॉर्टेंट था। अब हमारा है स्टैंडर्ड, ये हमारा होम मैनेजमेंट का चैप्टर 2 है। तो उसी के अंतर्गत हम ये कर रहे हैं, जिसमें हमने मूल्य, स्तर, लक्ष्य है हमारा। तो मूल्य हमने देख लिया, लक्ष्य भी हमने पढ़ लिया, और अब हमारा है स्तर, स्टैंडर्ड क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। जी हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड है वो कहाँ से उसकी प्रारंभ होता है, वो हमारे गोल से प्रारंभ होता है। कैसे? मूल्य एवं लक्ष्य एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंधित होते हैं। स्तर भी मूल्य एवं लक्ष्य से संबंधित होते हैं, परंतु इनके बीच अंतर संबंधों की रेखा ढूंढना बेहद मुश्किल कार्य है। यद्यपि स्तर का निर्धारण मूल्य, लक्ष्य एवं साधन से होता है, स्तर मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षाकृत अधिक स्पष्ट है। जी हाँ, क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा स्तर अर्थात स्टैंडर्ड है, ये मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है, निश्चित, स्थूल एवं व्यवहारिक होते हैं। किसी व्यक्ति के मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में केवल अनुमान लगाया जा सकता है, जबकि उस व्यक्ति के स्तर का निरीक्षण किया जा सकता है। ये हमारे जीवन में आदत के रूप में विकसित होते हैं तथा हम उन्हें बिना अधिक सोचे विचारे ही मान्यता दे देते हैं। परंपरागत स्तर इसी तरह के स्तर हैं, जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी बिना विचारे आंख मूंद कर स्वीकारते हैं। कुछ स्तर ऐसे भी हैं जिन्हें केवल एक ही क्षेत्र एवं स्थिति में प्रयुक्त किया जा सकता है, जैसे आवास, भोजन, परिधान, शिक्षा, गृह सज्जा, आचरण आदि का स्तर। कुछ विशिष्ट स्तरों को सामूहिक रूप से रहन सहन का स्तर कहते हैं। कुछ स्तर अत्यंत सुस्पष्ट यानी कि अस्पष्ट होते हैं, जबकि कुछ स्तर को मापने के लिए मानदंड को तय करना मुश्किल होता है। इनकी चित्र हमारे मानस पटल पर बनती है, जैसे औसत, मध्यम, उच्च आदि में अंतर तय करना। अतः कहा जा सकता है कि स्तर परिवार के सदस्यों का भविष्य तथा संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रस्तुत करता है। स्तर की परिभाषा तो देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ स्तर। अभी आई होप आपको ये समझ में नहीं आया होगा, लेकिन डेफिनेशन से आपको अच्छे से समझ में आया, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखा करिए, वेट किया करिए। ऐसा नहीं कि चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, बिना समझाए मैं
क्लास छोड़ूंगी नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा। स्तर की परिभाषा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड कूपर के अनुसार, कूपर एक वैज्ञानिक है, उन्होंने स्तर के बारे में क्या कहा। हम प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, जो कि हमने पढ़ा प्रीवियस में कि लक्ष्य क्या होता है। हम आंतरिक रूप से सोचते हैं कि हमें किससे कितना अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, तथा बाह्य रूप में हम इसके अधिकतम सहयोग द्वारा अपने जीवन की योजना को समझते हैं। ये कौन कहता है? कूपर। वही सेम चीज़ इन्होंने इंग्लिश में भी की है कि बी सेट अ standard for each kind of activity determined intrinsically by what we think will provide maximum satisfaction for it, and extrinsically by what we believe will make the maximum contribution to द रियलाइजेशन ऑफ आवर लाइफ प्लान्स। कौन कहता है? ऊपर जो चीज़ें हमने हिंदी में पढ़ी वही सेम इन्होंने इंग्लिश में भी बोली हुई है। नेक्स्ट है ग्रास एवं कैंडल के अनुसार हम देखते हैं स्तर की क्या परिभाषा है। तो ग्रास एवं कैंडल के शब्दों में गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों का जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यकता समझी जाने वाली स्थितियों को मानसिक चिंता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वही चीज़ इन्होंने इंग्लिश में भी बोली। मोस्ट स्टैंडर्ड रिलाइज टू होम मैनेजमेंट मे बी डिफाइंड एज मेंटल पिक्चर्स ऑफ व्हाट इट कंसिडर्ड एसेंशियल एंड नेसेसरी टू मेक लाइफ टॉलरेबल। कौन कहता है? ग्रॉस एंड कैंडल। नेक्स्ट है निकेल एवं डार्सी ने स्तर को कैसे परिभाषित किया, देखते हैं। तो निकेल एवं डार्सी के मतानुसार स्तर मूल्य के मापक होते हैं। जी हाँ, स्तर क्या होते हैं? मूल्य के मापक होते हैं, जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से होती है तथा यह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि इनसे हमें कितना संतोष प्राप्त होता है। वही सेम चीज़ इन्होंने इंग्लिश में भी की है, आप देख सकते हैं। तो उपरोक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्तर एक आंतरिक मानक है जिसका चित्र व्यक्ति के मानस पटल यानी कि मस्तिष्क पे चित्रित होता है। व्यक्ति इसे पूरा करता है। कोई बाहरी नियम या दबाव नहीं होता जो व्यक्ति को उसे पूरा करने हेतु दबाव डाले। यह बाहरी नियम यह केवल व्यक्ति विशेष या समूह द्वारा मान्यता प्राप्त तरीकों से किया जाता है, अर्थात यह जीवन को जीने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझे जाने वाली स्थितियों का क्या है? मानसिक चित्र है। इसकी प्राप्ति से संतोष एवं नहीं मिलने से क्या होता? दुख, पीड़ा, असंतोष तथा बेचैनी होने लगती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनकी परिभाषा से। जो भी हमने 3 वैज्ञानिक देखे, कौन कौन से, ग्रास एवं कैंडल देखे, कूपर के देखे, निकेल एवं डार्सी ने क्या स्तर को कैसे कहा है, क्या परिभाषित किया, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ी। आई होप आपको स्टैंडर्ड समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्त्रों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो लक्ष्यों की भांति स्तर भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से इसे क्या किया? वर्गीकृत किया है। ग्रास एवं कैंडल ने मूल्यों के आधार पर स्तर को 2 मुख्य भागों में बांटा है। जी हाँ, ग्रास एवं कैंडल ने मूल्यों के आधार पर स्तर को 2 भागों में बांटा। पहला है परंपरागत स्तर अर्थात ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल स्टैंडर्ड। दूसरा नमनीय या परिवर्तनशील अर्थात फ्लेक्सिबल और चेंजेबल स्टैंडर्ड। तो देखते हैं इन सभी को डिटेल में। पहला परंपरागत अर्थात ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो परंपरागत स्तर रूढ़िगत एवं स्थिर होते हैं। इन्हें समाज के एक बड़े समूह द्वारा स्वीकारा जाता है। परिवार इसे बिना विचारे अपनाता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करता है। निकेल एवं डार्सी ने क्या कहा है? तो निकेल एवं डार्सी ने इसी बात की पुष्टि अपनी पुस्तक मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग में की हुई है। क्या? रिगिड स्टैंडर्ड यानी कठोर स्तर जो होता है, तो रिगिड स्टैंडर्ड आर ऑफन एसोसिएटेड विथ सोशल और रिलीजियस रिचेस एंड देयरफॉर imposed on the family by a social और religious group। व्यक्ति समाज में रहता है, वह समाज द्वारा निर्धारित नियमों, मूल्यों एवं स्तरों की पालन
पालना ना चाहते हुए भी करता है। यानी कि व्यक्ति समाज के जो भी मूल्य होते हैं, स्तर होते हैं, उनको पालना चाहते हुए भी उनको वो करता है, क्योंकि वह समाज में रहता है। उसे समाज द्वारा निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार स्वयं को बदलना पड़ता है। कैसे, अभी आगे समझेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तथा समाज के साथ सामंजस्य बिठाना पड़ता है, भले ही उसके लिए उसे कुछ कष्ट उठाना पड़े। वास्तविकता तो यह है कि परंपरागत स्तर, उच्च स्तर, जिसे बनाए रखने के लिए अधिक समय, श्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। उदाहरण से समझते हैं। घर में प्रतिदिन सुबह उठकर झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रसोई गृह की सफाई करना, चूल्हा साफ करना, बर्तन मांजना, जो भी हम करते हैं आदि, ये क्या है? उपरोक्त सभी परंपरागत स्तर के क्या हैं? उदाहरण। क्यों? क्योंकि ये परंपरागत स्तर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही झाड़ू मारते हो, हम भी मारते, हम ये, ऐसा नहीं कि हम ही कपड़े धोते हैं। तो मतलब हर घर में जो कार्य किया जाए वही क्या होता है? परंपरागत स्तर के अंतर्गत हम उसको समझते हैं, जिसे प्रत्येक गृहिणी को करना पड़ता है। यदि किसी कारणवश गृहिणी सुबह उठकर घर में झाड़ू पोछा नहीं लगा पाती है और उसी समय घर में अतिथि आ जाते हैं, तो उसे उनके सामने जाने में थोड़ी झिझक होती है और शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि घर गंदा रहता है। अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ता है कि आज उसने अमुक का मतलब किसी कारणों से घर की सफाई नहीं कर पाई। नंबर 2 है नमनीय एवं परिवर्तनशील स्तर। आई होप परंपरागत स्तर आपको समझ में आ गया होगा, जिसको निकेल एवं डार्सी ने मूल्यों के आधार पर बांटा हुआ है। दूसरा, नमनीय एवं परिवर्तनशील स्तर यानी कि फ्लैक्सिबल और चेंजेबल स्टैंडर्ड क्या होते हैं? तो ये स्तर परंपरागत स्तर के ठीक विपरीत होते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता एवं सुविधा अनुकूल परिवर्तित कर लेते हैं। इन स्तरों को समाज के बड़े समूहों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती है और ना ही अपनाया जाता है, बल्कि व्यक्तिगत तौर पर इसका निर्धारण किया जाता है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति, अपनत्व, प्रेम, स्नेह, मित्रता एवं आपसी सामंजस्य बिठाने हेतु व्यक्ति इन स्तरों को मानता है। ये परिवर्तनशील स्तर हैं, अर्थात समय, स्थान, प्रदेश आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। इन्हें कम समय एवं श्रम से क्या हुआ? प्राप्त किया जा सकता है। यथार्थ में ये परंपरागत स्तर की अपेक्षाकृत निम्न स्तर के हैं तथा उन लोगों के लिए अनुकूल है जिनके पास समय, श्रम एवं धन का अभाव है। विशेषकर नौकरी पेशा पति पत्नी के लिए यह स्तर उपयुक्त होते हैं, क्योंकि उनके पास समय का सख्त अभाव होता है। निकेल एवं डार्सी के अनुसार देख लेते हैं इनकी परिभाषा। तो फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड आर दोज दैट अलाउ अस टू एडजस्ट और प्रोसीडर और कंडक्ट टू कंडीशंस। Acceptance of flexible standards gives greater freedom of choice and life is likely to be more relaxed, relations less standard and anxieties less apparent। ये कौन कहता है? निकेल एवं डार्सी। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन के साथ गृह कार्यों का स्तर सामंजस्य ही क्या है? परिवर्तनशील स्तर के महत्व को बताता है। जैसे पर्याप्त समय होने पर हम घर के प्रत्येक कमरे में झाड़ू लगाते हैं, पोछा करते हैं, घर की सभी चीज़ों को भली भांति झाड़ पोछ कर व्यवस्थित करते हैं। यहाँ तक कि दीवान नहीं है फ्रेंड्स, दीवार है, यानी कि वाल जिसको कहते हैं, दीवार व छत पर लगे जाले को भी झाड़ कर साफ कर देते। कब? जब हमारे पास टाइम खूब होता है। घर के कोने कोने की सफाई हम करते हैं, सब मिला जुला की है। परंतु जब समय कम होता है तो केवल कमरे की ऊपरी सतह पर झाड़ू लगाकर धूल पोंछकर चीज़ों को व्यवस्थित कर देते हैं। परंतु जब समय का सख्त अभाव होता है तो वैसी परिस्थिति में हम केवल ऊपरी धूल को झाड़ कर क्या करते हैं? किवाड़ दरवाज़ा बंद कर देते हैं अथवा केवल पर्दा खींचकर छोड़ देते हैं। परंपरागत एवं परिवर्तनशील इन दोनों ही स्तरों में आपसी संबंध यानी कि एक दूसरे से ये जुड़े हैं। एक ही स्तर विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त या अनुपयुक्त हो सकता है। उदाहरणार्थ, परंपरागत स्तर उन गृहिणियों के लिए उपयुक्त है जिनके पास पर्याप्त समय है, जिनका कार्य घर गृहस्थी ही संभालना है, परंतु यह स्तर कामकाजी या मजदूरी करने वाली महिला के लिए उपयुक्त नहीं है। कौन सा? परंपरागत स्तर, क्योंकि उसके पास समय की काफ़ी कमी है। यदि उसके 2-3 बच्चे हैं तथा हाथ बटाने वाला घर में कोई भी नहीं है, तब तो परंपरागत स्तर को स्वीकारना उसके लिए बेहद कठिन एवं
दुसाध्य कार्य है, यानी कि इम्पॉसिबल कार्य है, उसके लिए तो परिवर्तनशील स्तर ही उपयुक्त है, जिसे समय मिलने पर पूरा कर सकती है। परंतु खाली समय रखने वाली गृहिणी यानी जिसके पास टाइम का अभाव नहीं होता, तो वही ये कह रहे हैं, खाली समय रखने वाली गृहिणी के लिए परिवर्तनशील स्तर बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाते हैं जो अपने घर एवं जीवन के कुछ पहलुओं में परिवर्तनशील स्तर को बनाए रखते हैं तथा कुछ जगहों पर परंपरागत स्तर को दृढ़ता से पालन करते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं तो एक महिला जो घर में बिल्कुल ही साधारण वस्त्र पहनती है, सादे लिबास में रहती, परंतु घर से बाहर निकलने पर उसके स्टाइल एवं परिधान दोनों ही क्या होते हैं, बदल जाते हैं। बाहर वह हमेशा ही सलीकेदार धुले एवं प्रेस किए हुए वस्त्र ही पहनकर जाती है तथा बन ठन कर रहती है। इस उदाहरण से यह स्पष्ट होता है क्या कि व्यक्ति के जीवन में स्तर का अपना महत्व है तथा वह उसे अपने ढंग से एवं अपने तरीके से क्या करता है, अपनाता है। तो ये तो हमने देखा क्या, स्तर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, परंपरागत स्तर एवं परिवर्तनशील स्तर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फ्रेंड्स हम करेंगे स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो बताइए क्लास कैसी लगी, फीडबैक दे के जाइएगा। और क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे इसी तरह पढ़ने के लिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।